गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अभी तक हम लोगों ने 2D आइसोमर पढ़ चुका था। अब हम लोग 3D आइसोमर का पढ़े ना। 3D के लिए 3D आइसोमर में था यानी स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर के अंदर था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ने से पहले हम उसको कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन ये है कि कंपाउंड जो होनी चाहिए ना, जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में कंपाउंड मस्ट हैव डबल बॉन्डेड कार्बन होने चाहिए, या डबल बॉन्डेड कार्बन नाइट्रोजन होने चाहिए, या नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होने चाहिए। यानी ऐसे कंपाउंडों के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दिखाएंगे। ऐसा हो गया। नंबर दूसरा कंडीशन ये है कि एटम या ग्रुप अटैच ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। यानी एटम या ग्रुप, जो ग्रुप उससे अटैच हो, ग्रुप अटैच ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। जैसे देखिए, ये कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे एक एटम ये जुड़ा है ए और एक जुड़ा है बी। ये दोनों देखिए सेम है, ए और बी है। फिर इससे एक जुड़ा है ए, इससे जुड़ा है बी। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो होगा, बशर्ते अगर ये हो कि, तो इसके लिए अगर हम बनाए तो ऐसे बनेगा। देखिए, सी डबल बॉन्ड सी, एक ए इधर एक बी इधर, एक बी इधर एक इधर। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। लेकिन अगर ये हो, यानी एक ही कार्बन पे दोनों सेम एटम लगे हों, मतलब कि यहाँ भी ए लगा हो, यहाँ भी ए लगा हो, या यहाँ पे ए लगा हो, यहाँ पे बी लगा हो, तो देखिए एक कार्बन पे दो सेम एटम लगे हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट में कभी भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है उस पे जुड़े हुए जो एटम है वो क्या होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ए और बी, ये डबल बॉन्ड कार्बन है ए एंड बी। देखिए, ये डबल बॉन्ड ए एंड बी, तो ये इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं, इस कार्बन पे ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं। तो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए। और डबल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होने चाहिए। ऐसे अरेंजमेंट हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल में ही देख लें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर और कैसे कैसे है कि शो करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से देखे जाए। अब जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, इनमें हमने आपको क्या बताया, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच जो एटम हो वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। तो देखते हैं इनमें से कौन ऐसे कंपाउंड हैं। जैसा कि आपने देखा कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से सेम एटम, यानी सेम ही एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से लगे हों, तो ऐसे कंपाउंड क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। जैसे ये देखिए, ये डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन हैं, इनसे जुड़े हुए ये कार्बन देखिए आप, तो एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रोजन लगा, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं। बशर्ते अब इस पे आ जाइए तो इस पे देखेंगे दोनों सेम हाइड्रोजन लगे हैं ना, इनकी दो बैलेंस कम थी तो दोनों पे सेम हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, नहीं करेंगे। अब इस पे आते हैं। देखिए, अब डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम है, इस कार्बन आइटम पे देखिए एक हाइड्रोजन लगा है, एक क्लोरीन लगा है, तो दोनों डिफरेंट हुए ना। तो चलिए भैया, ये तो है ठीक। दूसरा देखते हैं, ये वाला देखिए, इस पे भी सेम वही है, तो दोनों डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम से जुड़े, देखिए ये दोनों पहले सेम है, दोनों देखिए दोनों सेम, दोनों क्लोरीन है, तो ऐसे कंपाउंड नहीं है। इधर बल्बे से डिफरेंट है लेकिन एक तरफ तो सेम है ना, ये भी देखिए सेम है, इधर देखिए ये भी दोनों सेम है, तो ये भी नहीं शो करेंगे। तो ये शो करेंगे, ये जो कि दूसरा कंडीशन था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का।
ठीक, अब अगला और एग्जांपल हम देखते हैं, फिर उसके बाद उसको समझते हैं कि कैसे है। जैसे कुछ और कंपाउंड को ले लें, उनके क्या होंगे तो देख लिया जाता है। इसे देखिए, इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा आप, देखिए डबल बॉन्डेड से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम है, तो ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में तो हम लोग जानेंगे कि ऐसे ऐसे कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, पर सकता है अब उनका डेफिनेशन हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के डेफिनेशन क्या है, आखिर कैसे करते हैं। तो जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर वे होंगे जैसे ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जो एटम अरेंज हो उसी को हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसमें भी दो कंडीशन आते हैं, इसमें एक आता है सिस और एक ट्रांस। तो पहले हम लोग इसके डिफिनेशन पढ़ ही लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप, कोई एटम हो या ग्रुप हो, अराउंड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन को ही हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। ये तो हमारा डिफिनेशन हो गया। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो तरह के आएंगे, एक होता है सिस फॉर्म, एक होता है ट्रांस फॉर्म। तो इसको हम समझते हैं सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म है क्या। तो सिस और ट्रांस समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई एटम जोड़ दिया, ठीक। यहाँ पे मैं सोचूं एक साइड में ए जोड़ दिया, एक साइड में बी जोड़ दिया, फिर एक साइड में ए जोड़ दिया, एक साइड में बी जोड़ दिया, ऐसा अरेंजमेंट। और फिर एक यही एग्जांपल को मैं बस अपोजिट साइड में, एक साइड तो ए ले लिया, इधर भी तो हमने बी ले लिया, पर इस साइड पे हमने ए लगाया है तो ए नहीं लगाऊंगा, या बी लगा लेता हूँ और यहाँ पे ए लगा लेता हूँ। तो देखिए सारे एटम और सबके मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बस अर्थ सिर्फ क्या है, एटम के अरेंजमेंट ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, ये वाला ए देखिए और इस वाले ए को देखिए, ये दोनों एक साइड में है ना, अपर साइड, और इस वाले बी को देखिए, इस वाले बी, ये दोनों लोअर साइड है। ऐसा अगर अरेंजमेंट आपको मिले, यानी सेम किसी कार्बन से लगे हुए दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे सेम एटम एक साइड पे लगे हों, तो ऐसे अरेंजमेंट हम कहते हैं सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और अगर यही इधर से देखिए 180 के करीब में है के अरेंजमेंट में लगे हों, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म फॉर्म, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। इसी को हम सिस और ट्रांस कहते हैं। एक और एग्जांपल में हम लोग देखते हैं किसी कंपाउंड का लेके, तो जैसे सी डबल बॉन्ड सी, CH3H, CH3H, C डबल बॉन्ड CH, CH3H। अब देखिए, ये और ये एक तरफ है, ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है कि नहीं। तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, ठीक। तो सिस और ट्रांस में हम लिख सकते हैं कि लाइक एटम या सेम एटम आर सेम साइड डबल बॉन्डेड एटम, तो क्या कहेंगे उसको हम, सिस फॉर्म कहेंगे। यानी कि इन आइसोमर लिख देता हूं हिंदी में ही, डबल बॉन्डेड कार्बन के अराउंड सेम एटम या लाइक एटम सेम साइड में हो, सेम साइड में, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस। और यही अगर अपोजिट साइड में हो, अपोजिट साइड, तो क्या कहेंगे, ट्रांस। अब इनके कुछ गुण हैं कि सिस फॉर्म के क्या गुण हैं और ट्रांस फॉर्म के क्या गुण हैं, ये भी हम देख लेते हैं, कुछ हैं पॉइंट में। देखिए सिस फॉर्म क्या होता है, ये बहुत ही कम स्टेबल होता है, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, स्टेबल। और जो कि ट्रांसफॉर्म होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल, क्योंकि इनका शेप ही देखिए ना अपोजिट है, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब जबकि ये
कम स्टेबल हैं तो इसलिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होगी वो बहुत ही ज्यादा होती है, मोर बॉइलिंग पॉइंट। और ये ज्यादा स्टेबल है। अब कोई बंदा अगर ज्यादा स्टेबल है उसको अगर आप डिसबैलेंस करना चाहोगे तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जिसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लेस बॉइलिंग पॉइंट होती है। अब वाटर सॉल्युबिलिटी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, मोर वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में इनको डालने पर नहीं तुरंत सॉल्युबल हो जाते हैं, मोर वाटर सॉल्युबल। ये लेस होते हैं, लेस वाटर सॉल्युबल। ये इनकी प्रॉपर्टी है, इसी के अनुसार ये होते हैं। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, कि वो सिस है कि ट्रांस है। मैंने ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से एक मिथाइल ग्रुप इधर जोड़ा, एक मिथाइल ग्रुप इधर जोड़ा, ठीक, और इधर मैंने हाइड्रोजन और इधर मैंने हाइड्रोजन, तो ऐसे फॉर्म को ही हम सिस फॉर्म कहेंगे। ये तो हो गया सिस। अब इसी को ट्रांस बनाना हो तो ट्रांस क्या होगा? इधर मिथाइल हो जाएंगे, इधर मिथाइल हो जाएंगे, हाइड्रोजन इनके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रांस। और भी हैं बहुत ही, देखिए C2H5, C2H5, CH3 और ये हो गया CH3, तो ये क्या हो गए? ये भी हो गए सिस फॉर्म। ट्रांस इसी का जस्ट अपोजिट, C2H5, C2H5, CH3, CH3, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब हम सिस को छोड़ के एकदम सिस से ही सिमिलर हैं कुछ कंपाउंड ऐसे जिनको सिस, सिन और एंटी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन भी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। उसके कुछ कंडीशन देख लें और एग्जांपल देख लें, वो भी एकदम इसी की तरह कॉपी है। सिस और एंटी, सिन और एंटी, सिन जैसे सिस होता है वैसे ही सेम वही है। सिन मतलब होता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल कैसे? अराउंड नाइट्रोजन के अराउंड सिमेट्रिकल। और ये इसका मतलब तो अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट होता ही है, अपोजिट। इसको सिस और सिन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि जब कार्बन एटम से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है, इसीलिए इसे सिस और एंटी नाम दिया गया। ये एकदम उसी की तरह है, यानी कि अगर सिन है तो आप सिस मानो। जैसे सिस में सेम एटम सेम साइड में होते थे डबल बॉन्ड के अराउंड, तो उसको हम क्या कहते थे? सिस कहते थे। वैसे ही इसको भी हम कहेंगे सिन। बशर्ते एक और पॉइंट आप देख लीजिए कि अगर कहीं पे हाइड्रोजन और अल्कोहल सेम साइड में मिले तो उसको भी हम सिन ही लिखते हैं। हाइड्रोजन एंड OH फंक्शनल ग्रुप, OH ऑन सिमिलर साइड, यानी एक ही साइड में हो तो ऐसे फॉर्म को हम सिन फॉर्म कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, C डबल बॉन्ड N, ठीक, इससे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और इनकी बैलेंसी 3 होती है, 2 तो बना लिया, एक बैलेंस OH से बनाते हैं। ये देखिए OH और H और OH एक साइड हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम सिन अरेंजमेंट कहेंगे। अब इसी का हम एंटी बनाएं तो C डबल बॉन्ड N। अब यही क्या हो, अल्कोहल इधर हो जाए और हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो इस अरेंजमेंट को हम कहेंगे कि ये, ट्रांस में लिख रहा था, एंटी हो जाएंगे। तो सिस और एंटी हम जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तभी हम यूज करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग लेके इसको समाप्त करते हैं। बस छोटी छोटी बातें हैं, जैसे नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ा जाए, यहाँ पे मैंने कोई बेंजीन ग्रुप लगाया C6H5, C6H5। देखिए अब ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया? सिन। अगर यही हम अपोजिट लगा दें, एकदम हेलुआ है भैया। बस देखते जाइए, समझ में आता जाएगा। हाँ ठीक, तो ये हो गया एंटी। यहाँ पे हमने सिस और एंटी समाप्त कर दिया। ठीक,
अब हम जियोमेट्रिकल आइसोमर में तीसरा पढ़ेंगे, जिसमें है EZ सिस्टम। EZ सिस्टम ये भी सिन की ही तरह है, लेकिन यहाँ पे E जानते हैं क्या बताता है? E बताएगा ट्रांसफॉर्म की तरह, इसीलिए हम इसको इथरनल कहते हैं। ये ट्रांस बताता है। और जो Z होता है इसको हम कहते हैं जूसामन। जूसामन तो ये बताता है कि ये है सिस फॉर्म की तरह, एकदम सिस की तरह ही ये होंगे। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि हम एटम की प्रियोरिटी के अनुसार, यानी जिस फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रियोरिटी होती है उसको हम लोग नंबर 1 मानते हैं, और उसको और जो उससे कम होता है उसको सेकंड। ऐसे ही हम प्रियोरिटी देख के हम देखते हैं कि सिस है कि ट्रांस है। और ये भी कहाँ देखेंगे? डबल बॉन्ड के अराउंड देखेंगे। तो इसमें जैसे कुछ कंडीशंस हैं, मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। कंडीशन ये है कि यदि हायर priority group are same side, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हो तो अब किसके? ऑफ डबल बॉन्ड एटम, तब हम कहेंगे देन आइसोमर कॉल्ड जेड आइसोमर। यानी हायर प्रायोरिटी वाले, अगर दो हायर प्रायोरिटी के ग्रुप हैं, दोनों एक साइड हैं, दोनों अपर साइड में हैं, तो उसको हम जेड फॉर्म कहेंगे। और वही अगर एंड अपोजिट साइड तो हम उसको कहेंगे ई फॉर्म, ई आइसोमर। तो कुछ एग्जाम्पल के तहत देख लेते हैं ना कि सबसे आसान क्या होता है। जैसे देखिए, और इसमें देखने का कंडीशन है कि प्रियोरिटी कैसे पता चलेगी। तो प्रियोरिटी देखने के लिए हम क्या करेंगे? एटम के एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास से हमें पता चल जाएगा कि किस एटम की प्रियोरिटी ज्यादा है। यानी जिसकी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ज्यादा है उसको हमने पहली प्रियोरिटी देंगे, और जिसकी कम होगी उसको हम लोग दूसरी प्रियोरिटी देंगे। तो एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं तो फिर समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, अब ये जो एटम पड़ा है डबल बॉन्ड के अराउंड, देखिए ये सभी डिफरेंट हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, इधर ए था तो बी था, इधर ए था तो इधर बी था, ऐसा था ना। अब देखिए चारों के चारों एटम डिफरेंट हैं। तो अब इसको हम ई और जेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? यहाँ पे तो डिफरेंट होगा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? पहले देखेंगे किसका एटॉमिक नंबर या किसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा। तो जिसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी की प्रियोरिटी सबसे पहले देंगे। तो देखिए आप पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि ब्रोमीन जो होता है, ये पीरियोडिक टेबल में इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है। तो इसको हम लोगों ने नंबर 1 प्रियोरिटी, एक कार्बन पहले देखेंगे, एक साइड के कार्बन को, इसको हमने 1 दिया। तो ये दूसरा बचा तो इसको हम लोग क्या दिया? इसको 2 नंबर दिया। अब इस कार्बन पे आते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखिए किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, यानी ये किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका होता है 17, तो इसको हम लोग 1 मान लें, और ये सेकेंड नंबर पे। अब देखिए हायर प्रियोरिटी वाले ग्रुप एक साइड है और लोअर प्रियोरिटी वाले ग्रुप एक साइड है, यानी ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले नीचे हैं, ऊपर एक साइड में है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम जेड आइसोमर कहते हैं। समझ में आया? इसको एक तरह से और मैं बताऊं कि डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक, डबल बॉन्ड, हायर प्रियोरिटी एक साइड, हायर प्रियोरिटी सेम साइड, ठीक, इधर हम लोअर को ही रहे। तो ऐसे फॉर्म को हम जेड फॉर्म कहेंगे। और यही अगर डबल बॉन्ड के अराउंड हायर प्रियोरिटी इधर हो और एक हायर प्रियोरिटी इधर हो, अपोजिट हो, तो इसको हम कहेंगे ई फॉर्म। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके तहत हम जानते हैं कि कौन सी ग्रुप है जिसका जो जेड फॉर्म दिखा रहा है और कौन है जो ई फॉर्म दिखा रहे हैं। तो देखिए आप पहले एक कार्बन के अराउंड जाइएगा। तो इस कार्बन के अराउंड हम देखें तो 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो
इनके अगर एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक नंबर निकालें तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ऐसे आपको निकालने में समय लगेगा। तो आप क्या करिए, एक एक को देखिए। यहाँ से कार्बन, ये कार्बन सेम मिला तो इसको काट दीजिए आप, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 है, काट दीजिए, 1 हाइड्रोजन तो बचेगा। फिर ये क्या है, फिर कार्बन आ जाएगा एक ना, तो इसको हम लोग नंबर 1 प्रायोरिटी देंगे और इसको नंबर 2 प्रायोरिटी। अब इधर जाइए, ये कार्बन सिमिलर है, काट दिया मैंने। क्या करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर निकाल, ऐसे टिक के बाद करना। इधर है ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन, काट दिया मैंने। फिर देखिए अब इधर ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, तो क्या करेंगे, ये ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग जेड फॉर्म कहेंगे। अब इधर आते हैं, वही सेम नियम लगाइए, कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लोरीन और नाइट्रोजन में देखिए कौन सबसे ज्यादा, क्लोरीन का नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर है, ये इसका 7 होता है, इसका 17 होता है, तो ये हो जाएंगे नंबर 1 वाले फर्स्ट। इनको हमने 2 ले लिया। अब इधर जाते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर में देखिए, सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 होता है, ये होते हैं 8, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट, ये हो जाएंगे सेकंड। अब ये देखिए ये दोनों क्या है, सेम साइड हैं, तो ये भी क्या हो गए, जेड फॉर्म, सेम साइड है ना। अब यहाँ आते हैं, यहाँ भी वही रूल लगाइए आप। पहले एक कार्बन पे देखें, इस कार्बन पे ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये ऑक्सीजन सेम, ये ऑक्सीजन सेम। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बचा हुआ है, तो इसको हम लोग 1 रख देंगे। फिर से देख लीजिए, कार्बन कार्बन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर सेम। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की 6 होती है, उसकी 1 होती है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको मैंने सेकंड लिया। सेम यहीं पे, यहाँ पे चलते हैं, तो ब्रोमीन और इसमें तो ब्रोमीन का ज्यादा होता है, तो ये 1। अब देखिए ये दोनों अपोजिट साइड पे है ना, सेम प्रायोरिटी वाले, हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप, तो ये क्या हो जाएंगे, ई फॉर्म। तो हम कह सकते हैं कि जब तक देखिए आप, जब तक डिफरेंट प्रायोरिटी के ग्रुप ना मिले ना, तब तक इसको कैंसिल आउट करते जाइए, नहीं तो आप एटॉमिक नंबर निकालिए। कैंसिल आउट करना ही आसान है, इस विधि से अगर निकालेंगे तो आसानी से निकल भी जाएगा और हो भी जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब जैसे इसमें देखिए, इस कार्बन पे देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है और नाइट्रोजन का होता है 7। तो देखिए ये 7 और 8 ज्यादा होता है, क्या होता है, तो 7 2 कम हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएंगे, पहले ही प्रायोरिटी देख लीजिए, पहले ही डिफरेंट है तो पहला लिया जाता है फर्स्ट, ये हो जाएंगे पहला, ये हो जाएंगे सेकंड। अब इधर देखिए, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी होती है, ब्रोमीन के एटॉमिक नंबर ज्यादा होती है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो ये क्या हो गया, ई फॉर्म हो जाएंगे।